नमस्कार साथियों, ई ग्राम चैनल में आपका स्वागत है। कल के हमने करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस देखा था। आज हम लोग 5 से 6 इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आज कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पीटी के आपका COP28 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। COP28 अभी रिसेंटली हुआ था आपका दिसंबर 2023 में। COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP28 आपका कहाँ पर हुआ था? एक्सपो सिटी, दुबई, यूएई। COP28 इसका हम लोग हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। कॉप का 1972 में उस समय क्लाइमेट के बारे में बहुत सारे रिसर्च पेपर छपने लगे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो बहुत सारे जानकारियां उपलब्ध होने लगी थी कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहे हैं, ओजोन डिप्लेशन हो रहे हैं। इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस किया गया था सबसे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा 5 जून 1972 को। ये कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका 5 जून 1972। 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाते हैं। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। क्लाइमेट चेंज को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, ओजोन डिप्लेशन हो गया, उसके बाद जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम थे उसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था 5 जून को। फिर धीरे 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 करते हुए आगे जाकर इसके 20 साल बाद 1992 में आपका 20 साल बाद जून जून में ही हुआ था ये भी। 1992 में आपका रियो डी जेनेरिया में आपका अर्थ, इसको इस समिट को हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। अर्थ, इसमें इसका रिव्यू किया गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। उसके बाद इसमें बहुत सारे एजेंडा रखे गए थे, जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके बारे में इसमें रखा गया था। इसको अर्थ समिट बोलते हैं। तो इसका जो आउटकम आया था मेजर आउटकम के रूप में, इसमें आपका 3 मेजर आउटकम था। और भी थे लेकिन इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो एजेंडा 21 आपका ये क्या मेजर आउटकम था? UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक ये हुआ था। और एक हुआ था UNCBD बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक आउटकम आया था। एक एजेंडा 21 जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। 21वीं शताब्दी में कैसे सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का वहन किया जाए उसके बारे में था एजेंडा 21। UNFCC, UNCBD। हम लोग को मेनली पढ़ना है UNFCC अभी के क्लास में। UNFCC इसको हम लोग देखते हैं UNFCCC। ये देखा जाए तो फोर्स में कब आया था? तो मार्च 1994 में इनफोर्स में आया था। और जो हम लोग COP28 देखें, अगर इसका हम लोग हिस्ट्री देखें, इसी कॉन्फ्रेंस हम पार्टी बोले या फिर UNFCC का समिट बोले, बात एक ही है। तो COP28 का हम लोग हिस्ट्री देखा जाए तो सबसे पहला कॉप आपका कब हुआ था? COP1 आपका 1995 कहाँ हुआ था? ये तो बर्लिन में हुआ था। बर्लिन जर्मनी में हुआ था। इसको याद रखना है आपको, COP1 कहाँ हुआ था? तो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। इंपॉर्टेंट कॉप अगर देखा जाए तो इसके बाद हम लोग का इंपॉर्टेंट था, अगर COP2 देखा जाए, COP2 आपका कहाँ पर हुआ था? COP2 कब हुआ था आपका? 1996 में। इसमें पहली बार आपका जो आपका IPCC इंटरनेशनल पैनल क्लाइमेट चेंज जो आपका है, इस रिपोर्ट का चर्चा किया गया था। अब IPCC क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। IPCC
जो भी ह्यूमन गति एक्टिविटी के द्वारा जो भी इन्वायरमेंट में ह्यूमन इंड्यूस्ड एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन के कारण या फिर ह्यूमन के द्वारा जो भी इन्वायरमेंट में आर्टिफिशियल रूप से जो भी क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी है, उसके लिए एक रिपोर्ट, पूरा विस्तृत रिपोर्ट ये निकालता है। आईपीसीसी बहुत काफी इंपॉर्टेंट संस्था है ये। इसका स्थापना अगर देखा जाए कब हुआ था, 1988 में इसका स्थापना हुआ था। इसका सेकेंड रिपोर्ट का इसका चर्चा आपका किया गया था COP2 में। इसका स्थापना कौन किया था आपका आईपीसीसी का? तो आपका किया था यूएनएपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्लस WMO। ये हमेशा एग्जाम में आता है आईपीसीसी। आईपीसीसी का स्थापना कब हुआ था आपका? इस्टेब्लिशमेंट इसका देखा जाए तो 1988 में। और इसके कौन उत्तरदायी था स्थापना करने के लिए रिस्पॉन्सिबल? तो आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं, कॉप में आते हैं। COP3 आपका क्योटो के नाम से काफी फेमस है, क्योटो प्रोटोकॉल। COP3 कहाँ हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें भी बहुत सारे मैकेनिज्म आए हुए थे, जैसे जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। उतना डिटेल हम लोग को नहीं जाना है पीटी पर्सपेक्टिव से। सिर्फ कहाँ पर हुआ था इसको याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल आपका कब हुआ था? 1997 में। 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। अगर इसके बाद का इंपॉर्टेंट हम लोग अगर COP देखें, COP11 मॉन्ट्रियल में, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल में जितने भी मैकेनिज्म हुए थे, जो भी आउटकम निकले थे, उसको COP11 में, जो कि आपका मॉन्ट्रियल में हुआ था, उसमें इसका सहमति मिल गया था क्योटो प्रोटोकॉल का। तो COP3 आपका ये हो गया। और हम लोग अगर COP के बारे में बात करें तो आपका COP21, जो कि आपका पेरिस में हुआ था। इसमें भी आपका बहुत सारे चीज के बारे में चर्चा किया गया था। बहुत काफी विस्तृत रिपोर्ट आया था, लेकिन पीटी के पर्सपेक्टिव से आपका सिर्फ इतना याद रखना है कहाँ पर हुआ था ये, तो पेरिस में हुआ था COP21। हम लोग आते हैं COP28 में, जो हम लोग का टॉपिक था। COP28 COP28 इसमें मेन क्या फीचर था, क्या क्या लिया गया इसमें, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। COP28 कहाँ पर हुआ था? एक्सपो सिटी दुबई यूएई में। COP29 का अगर बात किया जाए तो कहाँ होगा ये? बाकू अजरबैजान में होगा। COP27 कहाँ हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। इसको याद रखिएगा। COP28 का मेन एजेंडा क्या था, जिसमें जितने भी वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, किस चीज पर चर्चा करेंगे? उसका एजेंडा था आपका जीएसटी। काफी यूनिक नाम है आपका, जीएसटी। ग्लोबल स्टॉकटेक टेक, इसका फुल फॉर्म है ये। COP28 का एजेंडा जो था जीएसटी था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। जीएसटी, ग्लोबल स्टॉक टेक। हम लोग आगे देखते हैं इसमें आपका और क्या था इंपॉर्टेंट। जीएसटी हम लोग एजेंडा देख लिया। इसमें मेनली आपका 4 पिलर का बात किया गया था। पिलर देख लेते हैं। 4 पिलर का बात किया गया था। पहला है आपका एनर्जी ट्रांजिशन। जो हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, उससे कैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आए, इसके बारे में चर्चा किया गया था। एनर्जी ट्रांजिशन। क्लाइमेट फाइनेंस डेवलप्ड कंट्री बता तो देते हैं कि मैं इतना फंड दूंगा, इतना फंड दूंगा, लेकिन वो देते नहीं है। उसके बारे में इसका चर्चा किया था कि कैसे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए फंड को कैसे जनरेट किया जाए, इसके बारे में चर्चा किया गया। क्लाइमेट फाइनेंस, पीपुल, नेचर एंड लाइवलीहुड, पीपुल अपना डे टू डे लाइफ को कैसे सुधारें, उसके बारे में ये चर्चा किया गया था। तीसरा पिलर है।
चौथा पिलर है इसका इंक्लूसिविटी, सारी कम्युनिटी को एक समावेश के रूप में एक साथ ले आना है, और उसके बाद क्लाइमेट से टैकल करना है, क्लाइमेट चेंज से टैकल करना है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से। तो इसके 4 फेज थे, हम लोग चारों फेज का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या फीचर था। जैसे पहला है आपका एनर्जी ट्रांजिशन, पहला है आपका एनर्जी ट्रांजिशन। कन्वेंशनल एनर्जी से कैसे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आए, उसके बारे में बात किया गया है आपका एनर्जी ट्रांजिशन में। एनर्जी ट्रांजिशन में आपका 3 से 4 पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है आपका एनर्जी ट्रांजिशन में, पहला है इसमें आपका, इसमें जैसे हम लोग देख लेते हैं 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी जितना भी है उसका ट्रिपलिंग करना है, ट्रिपल करना है, और टोटल कितना जनरेट करना है आपका 11,000 गीगावाट। ये आपका पहला टारगेट है एनर्जी ट्रांजिशन में। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का आपको ट्रिपल करना है, और टोटल जनरेट वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड लेवल पे ये है, उसका टोटल जनरेट कितना करना है रिन्यूएबल एनर्जी, तो 11,000 गीगावाट। ये आपका पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन में, दूसरा अगर हम लोग बात करें एनर्जी ट्रांजिशन में, तो आपको 2030 तक, इसमें भी 2030 तक जो एनर्जी एफिशिएंसी है, एनर्जी एफिशिएंसी को ग्लोबल एवरेज पर ईयर, तो ग्लोबल एवरेज है पर ईयर, अभी आपका ये 2% है, लेकिन 2030 तक आपको कितना करना है 4% से भी ज्यादा करना है, 4%। तो ये 2 टारगेट हो गया एनर्जी ट्रांजिशन में। तीसरा टारगेट हम लोग देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन का। तीसरा टारगेट में अगर हम लोग बात करें, तो आपको एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर। इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री ने किया है, फ्रांस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर, कौन से कंट्री ने किया है, फ्रांस। इसमें आपको कोल से कैसे आपको रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना है, कोल को कैसे और अच्छे से, अगर कोल एनर्जी बना भी रहे हैं तो उसको कैसे कार्बन फुटप्रिंट कम निकले, इसके बारे में इसका टेक्नोलॉजी का बात किया गया है, कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस कंट्री का इनिशिएटिव है, तो फ्रांस का है। हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन में आपका देखा पहला पॉइंट 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है, 11,000 गीगावाट 2030 तक। एनर्जी एफिशिएंसी को ग्लोबल एवरेज पर ईयर 2% है, उसको कितना करना है 4%। कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर आपका किसका इनिशिएटिव है, फ्रांस का। इसमें और एक चीज है वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और इसमें इंपॉर्टेंट है आपका लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे, जितने भी आपका जैसे कि डेवलपिंग कंट्री वगैरह है, उनको लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो डेवलप्ड कंट्री उसको ये फंड प्रोवाइड कराएंगे, लॉस एंड डैमेज फंड। क्लाइमेट चेंज के कारण जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसको जो नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, उसको डेवलप्ड कंट्री ये लॉस एंड डैमेज फंड प्रोवाइड कराएंगे। लॉस एंड डैमेज फंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉप 27 में ही आ गया था, जो आपका इजिप्ट में हुआ था, लेकिन इसमें आपका कोई भी फंड नहीं डाला गया था आपका लॉस एंड डैमेज फंड में। इसका कॉन्सेप्ट आपका इजिप्ट कॉप 27 में ही आ गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि कितना मिलियन डॉलर का डाला गया है इसमें आपका, तो 800, अमाउंट देखेंगे तो काफी कम है, 800 मिलियन डॉलर, लेकिन इतना फंड डाला गया है जो भी डेवलप्ड कंट्री है उसके द्वारा।
लॉस एंड डैमेज फंड, इसमें आपका ये हो गया। और एक चीज है इसमें एनर्जी ट्रांजिशन में ही, ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर, ये भी साइन किया गया है। ऑयल एंड गैस डिकार्ब ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन आपका 52 कंट्री के द्वारा, 52 कंट्री के द्वारा आपका ऑयल एंड गैस ठीक है। तो आपका अगर बोला जाए कॉप 28 कितने पिलर थे, तो 4 पिलर थे। 4 पिलर में आपका पहला पिलर कौन था, एनर्जी ट्रांजिशन। तो कन्वेंशनल एनर्जी, फॉसिल वेस्ट एनर्जी हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके बारे में बात किया गया है, जिसके अंदर 5 पॉइंट है इसमें। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है और टोटल वर्ल्ड में 2030 तक 11,000 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी बनाना है। दूसरा पॉइंट था 2030 तक ही ग्लोबल एवरेज जो आपका पर ईयर एनर्जी एफिशिएंसी है आपका 2% उसको बढ़ाकर 4% करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ये कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर, किस देश का इनिशिएटिव है, फ्रांस का। चौथा हम देखें लॉस एंड डैमेज फंड, ये किसका है, ये आपका कॉप 27 में इसका बात किया गया था, लेकिन इसमें फंड नहीं, इस बार इसमें ऑपरेशनलाइज करने का बात किया गया है लॉस एंड डैमेज फंड को। इसमें कितना मिलियन डॉलर का फंड दिया जाएगा, तो 800 मिलियन डॉलर का फंड। ये आपका एनर्जी ट्रांजिशन में था। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कौन सा पॉइंट था, क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव लिया हम लोग देख लेते हैं एक दो। क्लाइमेट फाइनेंस, जो भी होगा इसमें हम लोग देख लेते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। इसमें जो लॉस एंड डैमेज फंड है आपका एनर्जी ट्रांजिशन में नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट का बात किया, मतलब जो फाइनेंस का बात किया है लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड आपका इसमें क्लाइमेट फाइनेंस में, लॉस एंड, उसमें गलती से चला गया इसमें, लॉस एंड डैमेज फंड 800, इसमें क्लाइमेट फाइनेंस में ये लॉस एंड डैमेज फंड है, फाइनेंस का बात किया गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ कि उसमें चला गया, लेकिन लॉस एंड डैमेज फंड आपका क्लाइमेट फाइनेंस में था 800 मिलियन डॉलर का। कब चर्चा किया गया था इसका, कॉप 27 में। ऑपरेशनलाइज हुआ है आपका कॉप 28 में। इसमें एक और है आपका क्लाइमेट फाइनेंस में आपका ग्लोबल कूलिंग प्लेज, ग्लोबल कूलिंग प्लेज। इसमें आपको कितने कंट्री है, तो 66 कंट्री है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें याद रखना है कि 66 में आपका इंडिया नहीं है, इंडिया इसमें आपका नहीं है। ग्लोबल कूलिंग प्लेज, इसमें आपका जो भी, इसमें आपका मिशन इसमें रखा गया है आपका कि इसमें ग्लोबल कूलिंग का जितने भी कूलिंग एजेंट जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलते हैं उसको कम करना है आपका 68% तक, 2050 तक, 2022 का लेवल से। ग्लोबल कूलिंग प्लेज में आपका अगर वर्ल्ड का अगर नेट जीरो टारगेट देखा जाए तो कब का है, 2050। वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल में नेट जीरो का टारगेट आपका 2050 है। अगर इंडिया का देखा जाए तो 2070 आपका इंडिया का नेट जीरो टारगेट है, और वर्ल्ड का 2050 का। क्लाइमेट फाइनेंस हम लोग ये दो देख लिए। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, तीसरा इसमें एनर्जी ट्रांजिशन देख लीजिए, क्लाइमेट फाइनेंस हम लोग देख लिए। अब देखते हैं पीपुल, नेचर एंड लाइवलीहुड, इससे रिलेटेड सी नंबर, पीपुल, नेचर एंड लाइवलीहुड। इसमें अगर देखा जाए तो एक इनिशिएटिव चालू किया गया है चैम्प, याद रखिएगा चैम्प इनिशिएटिव किस चीज से रिलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है।
चैम्प का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो आपका अलायंस है आपका क्लाइमेट एक्शन के लिए फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है। चैम्प इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? आपका कॉप 28 में इसका आया था चैम्प इनिशिएटिव। आगे हम लोग देखते हैं इसमें इंक्लूसिविटी, इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट होगा तो ये आपका सी नंबर था, डी नंबर है आपका इंक्लूसिविटी। इसमें आपका कुछ खास वैसा नहीं है इंक्लूसिविटी में, आपको मेनली याद रखना है वही जो शुरू का 3 है। क्या क्या था इसमें आपका? एनर्जी ट्रांजिशन था, क्लाइमेट फाइनेंस है, पीपल नेचर लाइवलीहुड, इंक्लूसिविटी, आपका ये 4 पिलर है। ये टॉपिक हम लोग का हो गया कॉप 28। इसी से रिलेटेड एक और इसमें कॉप 28 के साइड लाइन में ही एक इनिशिएटिव चालू किया गया है, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। इसको हम देख लेते हैं। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, अगर बोला जाए ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है तो ये एक वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल बोले या वेबसाइट बोले, वेब पोर्टल ये वेबसाइट है। इस वेब पोर्टल या वेबसाइट में आपका जितने भी डे टू डे एक्टिविटी होते हैं, इकोसिस्टम में चेंजेस वगैरह होते हैं, मान लिया जाए इसको बोल सकते हैं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के लिए इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी डे टू डे एक्टिविटी हो रहा है, इकोसिस्टम में जो भी चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, उसमें ये अपडेट किया जाएगा वेब पोर्टल जो आपके ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट है। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट में अगर बोला जाए तो इसको कब लॉन्च किया गया था? बात तो किया गया 2023 2000 कॉप 28 में, इसमें बजट 2000 बजट 2023-24 में ही लाया गया था। इसमें अगर देखा जाए तो ये किसका इनिशिएटिव है आपका? तो इंडिया का है, इंडिया का है। तो कितने कंट्री के साथ ये किया है आपका? ये स्वीडन, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव आपका स्वीडन, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक और एक यूरोपियन यूनियन। इन इंडिया लेड इनिशिएटिव है ये 3 कंट्री के सहयोग से। इन तीनों कंट्री, इसका अगर आप पीएम का नाम लिखना चाहे तो लिख दीजिए। पीएम का ऐसे स्पेशल नहीं पढ़ा जाता, अगर जो भी न्यूज में कंट्री है उसका पीएम हम लोग जरूर देखेंगे। जैसे स्वीडन का अगर पीएम देखा जाए तो कौन है? उल्फ क्रिस्टोफरसन, उल्फ क्रिस्टोफरसन आपका स्वीडन का हो गया। मोजाम्बिक का देखा जाए आपका कौन है स्टेट है? तो फिलिप जेसिंटो न्यूसी, फिलिप जेसिंटो आपका ये मोजाम्बिक का है। यूरोपियन यूनियन का देखा जाए तो चार्ल्स मिशेल, चार्ल्स यूरोपियन यूनियन का है। तब अब ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव में क्या हो गया? बजट 2023 में पहली बार चर्चा किया था। और वेब पोर्टल है ये, इन्वायरमेंट इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी डे टू डे एक्टिविटी इसको वेब पोर्टल में अपडेट किया जाएगा, अवेयरनेस दिया जाएगा, कैसे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जाए, कैसे क्लाइमेट चेंज से बचे हम लोग, इसके बारे में जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम है इसमें अपडेट आते रहेंगे। किसका इनिशिएटिव है ये? इंडिया का इनिशिएटिव है। किस किस कंट्री के सहयोग से? स्वीडन, मोजाम्बिक और यूरोपियन यूनियन। ये आपका जीजीसीआई है। तो कॉप 28 हम लोग देख लें। कॉप 28 से मान लीजिए कि आप 1 से 2 क्वेश्चन बीपीएससी में जरूर दिखेंगे कॉप 28 से। आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं।
आगे का हम लोग का टॉपिक है G20। काफी इंपॉर्टेंट है। G20 इंडिया में हुआ था, 18th आपका था। 18th आपका कहाँ हुआ था? ये G20 में हुआ था। हम लोग G20 के बारे में थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं इसका। G20 का अगर देखा जाए स्थापना कब हुआ था इसका, तो 1999 में हुआ था इसका स्थापना। इसका कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं है। सेक्रेटेरिएट बोले या हेड ऑफिस बोले, इसका कहीं नहीं है। 1999 में एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसका स्थापना हुआ था 1999 में। अभी हाल ही में 18th आपका कहाँ पर हुआ है? ये तो इंडिया में हुआ है। अगर पूछा जाएगा फर्स्ट कब हुआ है इसका, स्थापना तो 1999 में हो गया था, लेकिन इसका अगर फर्स्ट अगर G20 कॉन्फ्रेंस देखा जाए तो 2008 में, 2008 के मंदी के बाद आपका ये पहला हुआ था वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में आपका ये पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसी से रिलेटेड एक टर्म यूज होता है G20 में, ट्रायोका। ट्रायोका ट्रायोका में अभी जो प्रेजेंट में जो इसका अध्यक्ष है, जैसे प्रेजेंट में अगर देखा जाए अभी इसका, तो प्रेजेंट में इसका दो, इससे पहले इंडिया थे, इंडिया से उसके बाद देखा जाए तो ब्राजील है और साउथ अफ्रीका। 2023 में आपका इंडिया था, 2024 में आपका ब्राजील, साउथ अफ्रीका आपका 2025 में। तो ये आपका अभी फिलहाल का ट्रायोका है। इसमें जो प्रेजेंट में रहते हैं वो, और जो एक साल पहले रहते हैं वो, और जो एक साल आने वाले साल के बाद रहते हैं वो साउथ अफ्रीका है। ये आपका रोटेशन बेसिस पे चलता रहता है। G20 में अगर टोटल कंट्री देखा जाए तो आपको 19 कंट्री प्लस आपका एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीका यूनियन। अफ्रीका यूनियन कब ऐड हुआ था? तो आपका हाल ही में जो 18 G20 का समिट हुआ था न्यू दिल्ली में, उसमें आपका अफ्रीका यूनियन ऐड हुआ था। G20 का इस बार का थीम क्या था आपका? वसु थीम क्या था आपका? वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये आपका थीम था G20 का इस बार का 18। पहला कब हुआ था? वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ये अभी रिसेंटली जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि पहला G20 का समिट कहाँ हुआ था, तो वाशिंगटन डीसी में। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, तो उसमें एक स्टेटमेंट में था कि उसमें क्वेश्चन गलत दिया, मतलब ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिया हुआ था, ताकि गलत हो जाए, गलती हो गया था सभी के ऊपर। तो पहला कहाँ हुआ था? ये तो वाशिंगटन डीसी में हुआ था। 18वां कहाँ होगा? तो 18वां कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में। ये आपका 19th होगा ब्राजील में। अभी आने वाले मंथ में अक्टूबर नवंबर में शायद ये होने वाला है ब्राजील में। इसका रोटेशन देखा जाए तो आपका ये चलता है आपका 1 दिसंबर से 30 नवंबर। 1 दिसंबर से 30 नवंबर इसका रोटेशन चलता है G20 का। G20 का ये हिस्ट्री हो गया। इसके बाद इसमें कितना हो गया? 19 कंट्री, वन यूरोपीय यूनियन, वन अफ्रीका यूनियन। आगे देखते हैं हम लोग G20 की इस बार के बारे में। इस बार क्या था? इसमें एक दिल्ली डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन एक पास किया गया है G20 के इस बार में। अब दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या बात किया गया है उसके बारे में देखा जाए तो वुमेन लेड एम्पावरमेंट, वुमेन को कैसे एम्पावर किया जाए उसके लिए एक वर्क ग्रुप का, एम्पावरमेंट के लिए वर्क ग्रुप का स्थापना। उसके बाद आपका ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण,
ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल मतलब जैसे यूपीआई पेमेंट वगैरह है उसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोलते हैं, जैसे यूपीआई वगैरह हो गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हो गया आपका। क्रिप्टो एसेट से रिलेटेड एक नॉर्म्स बनाया जाएगा। क्रिप्टो क्रिप्टो एसेट से रिलेटेड एक नॉर्म्स बनाया जाएगा। यह हो गया आपका, एक है, दो है, तीन है। इसके बाद का अगर हम लोग पॉइंट देखें, दिल्ली डिक्लेरेशन में इससे रिलेटेड और तीन चार इंपॉर्टेंट है इसमें, वो देखते हैं। इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, वो देखते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो कि G20 के समिट में ही था, दिल्ली डिक्लेरेशन में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जितने भी बायोफ्यूल है उससे रिलेटेड एक अलायंस बनाया गया है। किसका इनिशिएटिव था ये? तो इंडिया का। जब ये बनाया गया उस टाइम इंडिया के साथ 9 कंट्री थे, लेकिन अभी अगर करंट का हम लोग बात करें तो कितने कंट्री हैं इसमें? 24। इसमें बढ़ते जा रहे हैं, 24 कंट्री है प्लस 12, 24 कंट्री है प्लस 12 ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। 24 कंट्री है, लेकिन अगर इनिशियल फेज में देखा जाए तो 9 कंट्री था। इंडिया लेड इनिशिएटिव है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंडिया लेड इनिशिएटिव है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में। एक और इसमें न्यूज था दिल्ली डिक्लेरेशन में ही कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर का स्थापना किया जाएगा आपका आईएसए के साथ मिलकर। इसके बाद इसमें और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें आपका ये इंडिया से होते हुए जो आपका यहाँ पर जो जगह है, इसमें आपका 3 पोर्ट आता है, जैसे आपका मुंद्रा पोर्ट, कांडला और आपका जवाहरलाल नेहरू तट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो आपका 2 गुजरात में हो गया और ये मुंबई में हो गया। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ये पोर्ट है। इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर जो स्थापना कहते हैं, इसी से रिलेटेड इंडिया ने एक एमयू साइन किया था, इंडिया प्लस सऊदी अरबिया, ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो भी उत्पादन हो गया उससे रिलेटेड प्लांट आपका ये कोस्टल सिटी, जैसे कि आपका ये कर्नाटका हो गया कोस्टल सिटी, कर्नाटका हो गया कोस्टल सिटी, इधर आपका महाराष्ट्र हो गया, नीचे केरला हो गया, इस वाले इलाके में आपका ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, क्योंकि सऊदी अरबिया यूएई देखा जाए मिडिल ईस्ट में, तो ग्रीन हाइड्रोजन का काफी पोटेंशियल है उस कंट्री में। इस कंट्री से एमओयू साइन किया गया है, एमयू साइन किया गया है कहाँ पर स्थापित करने के लिए आपका प्रोडक्शन सेंटर। तो आपका कोस्टल सिटी, आपका कोस्टल सिटी हो गया इधर वेस्ट साइड का कोस्टल सिटी, आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटका है, केरला है, इस वाले एरिया में आपका शामिल हो गया। अगर बात किया जाए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में, तो आपका ये सी रूट, ये आपका यहाँ पर सी रूट हो गया, और ये आपका रेल रूट, फिर आपका ये सी रूट। तो आपका रेल रूट प्लस सी रूट दोनों है इसमें, आपका रेल रूट प्लस सी रूट आपका दोनों है। इंडिया से जो मिडिल ईस्ट जाएगा उसको ईस्ट कॉरिडोर बोला गया है,
ईस्ट, इसके लिए ईस्ट हो जाएगा, मिडिल ईस्ट के लिए इधर ईस्ट है, इसलिए इसे ईस्ट कॉरिडोर बोला गया है। आपका इंडिया टू मिडिल ईस्ट। और आपका दूसरा कॉरिडोर आपका नॉर्थ कॉरिडोर है। नॉर्थ कॉरिडोर आपका नॉर्थ कॉरिडोर आपका मिडिल ईस्ट टू यूरोप। ये आपका गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू पहले से रास्ता एक है, लेकिन वहां पर अभी बहुत सारे रेवेलियंस या आतंकवादी गतिविधियों के कारण और काफी चीज को नुकसान पहुंचाया जाता है, तभी ये गल्फ ऑफ ओमान आपका हो गया, ये गल्फ ऑफ एडन हो गया। तो इस रास्ते से आपका जाएगा, ये आपका रेलवे रूट हो गया, ये आपका सी रूट हो गया। इसमें बीच बीच में बहुत सारे कौन कौन सा देश इसमें सम्मिलित है ये आपका इंपॉर्टेंट है, IMEEC। इसमें आपको इम्पोर्टेंट रखना, याद रखना है कि किसने सपोर्ट किया है इसको। तो G7 द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया था, PGII, हम लोग इसको आगे देखेंगे। G7 का पार्टनरशिप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए पार्टनरशिप किया गया है G7। G7 का ये इनिशिएटिव है PGII। तो PGII इसको सपोर्ट करेगा आपको IMEEC। हम लोग PGII आगे देखेंगे G7 जब आएगा तो इसको ये सपोर्ट करेगा। अगर हम लोग बीच में इसका रास्ता देखा जाए, ये किस किस देश का इनिशिएटिव है, तो ये आपका इनिशिएटिव है, इसको एक बार हम मिटा देते हैं। किस किस देश का ये इनिशिएटिव है आपका, तो इंडिया प्लस US प्लस इटली प्लस फ्रांस प्लस आपका UAE प्लस सऊदी अरबिया प्लस आपका एक जर्मनी। इतने देश का ये इनिशिएटिव आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर सपोर्टेड बाय PGII। ये हम लोग देख लिए। PGII जो है आपका चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट, उसको काउंटर करने के लिए भी देखा जाता है। PGII जो G7 का इनिशिएटिव है, जो 48 G7 सबमिट हुआ था आपका, उसमें ये आया था PGII, जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया है अभी G7 के 50वें कॉन्फ्रेंस में। हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर के रूप में देखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। इसमें इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें मेन जो पोर्ट है आपका, इसमें ये आपका हम लोग देख लिए। आपका मुंड्रा हो गया, कांडला हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया आपका, ये 3 पोर्ट आपका इंडिया में हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो मिडिल ईस्ट में फुजियारा एंड जेबेल अली। मिडिल ईस्ट में आपका यहाँ पर फुजियारा एंड जेबेल अली 2 पोर्ट है, यहाँ पर हो जाएगा। इसमें यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, फुजियारा एंड जेबेल अली। उसके बाद ये रेल रूट होते हुए सऊदी अरबिया हराज होते हुए ये यहाँ पर हाइफा पोर्ट में डायरेक्ट आएगा, जो कि इजराइल में है। आपका आ सकता है एग्जाम में कि हाइफा पोर्ट रिसेंटली न्यूज कहाँ पर ये है, आपका इजराइल में है, लेकिन इजराइल इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद ये ग्रीस जाएगा, ग्रीस के बाद इटली। अगर बोला जाए तो ग्रीस में कौन सा पोर्ट है आपका, तो आपका ग्रीस में पोर्ट का नाम है पिराइवस पोर्ट आपका ग्रीस में। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा आपका मुंद्रा पोर्ट गुजरात या कांडला पोर्ट, यहाँ से स्टार्ट होते हुए आपका पिराइवस पोर्ट ग्रीस में जो है, ये ग्रीस इसका पार्ट नहीं है। पिराइवस पोर्ट है, एक मेसिना पोर्ट है आपका, मेसिना पोर्ट, जो कि आपका साउथ इटली में है।
दिल्ली डिक्लेरेशन में इतना काफी है G20 से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपको G20 से आएगा ही आएगा यूपीएससी पीटी में। तो दिल्ली डिक्लेरेशन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का तीसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग का एससीओ है। एससीओ है हम लोग का तीसरा टॉपिक आज का। एससीओ जो रिसेंटली 2024 में हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? तो अस्ताना आपका कजाकिस्तान में हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है ये। अगर एससीओ का बात करें तो एससीओ का आपका दो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है आपका। एक आपका डे टू डे एक्टिविटी जो देखता है आपका ये, इसका आपका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में है। एक आपका इसका रीजनल एंटी टेररिज्म सेक्शन जो है आपका रैट्स जो है, ये आपका दो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। एससीओ का जो डे टू डे एक्टिविटी देखता है, डे टू डे एक्टिविटी देखता है, ये एंटी टेररिज्म एक्टिविटी देखता है यहाँ पर रैट्स। एंटी एंटी टेररिज्म, टेररिज्म को कैसे कॉम्बैट किया जाए, इसके लिए एजेंसी देखता है आपका रैट्स। वो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो एससीओ कहाँ पर हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट है, अस्ताना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कभी कितने कंट्री है इसमें। एससीओ में अभी टोटल कितने कंट्री हैं आपका? तो आपका एक चाइना हो गया, सबसे शुरू में आपका चाइना था। उसके बाद आपका कजाकिस्तान था। कजाकिस्तान के बाद आपका ताजिकिस्तान था। ताजिकिस्तान के बाद आपका किर्गिस्तान था शुरू में ये, और एक रसिया। शुरू में आपका ये 5 कंट्री था। उसके बाद आपका उज्बेकिस्तान ऐड हुआ। उसके बाद 2017 में आपका इंडिया पाकिस्तान। और अभी दो कंट्री, अभी पिछला साल का जो एससीओ हुआ था उसमें आपका ईरान का फाइनल हुआ था, और इस बार का एससीओ में आपका बेलारूस। मतलब टोटल आपका इसमें 10 कंट्री है। ईरान, बेलारूस, चाइना, रसिया, चार। आपका जो सेंट्रल एशिया कंट्री है आपका 4 है। आपका एक नहीं है, उसको खाली याद रख लीजिएगा तो आपका चारों याद हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। बाकी चारों सेंट्रल एशिया कंट्री है। इंडिया पाकिस्तान है, उसके बाद चाइना है, रसिया है, और आपका ईरान और बेलारूस है। तो एससीओ से रिलेटेड अगर एग्जाम में आएगा तो इतना ही आएगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे कि पिछला साल का जो एससीओ हुआ था उसमें आपका वाराणसी कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल हुआ था। लेकिन इस बार का एससीओ में आपका चाइना का एक सिटी है, इनांगो करके एक सिटी है, ये आपका कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल है इस बार का एससीओ का, इनांगो, चाइना। तो हम देख लिए एससीओ के बारे में। इसका मेनली काम रहता है एंटी टेररिज्म, एंटी टेररिज्म हो गया, ट्रेड कैसे हो अच्छे से, क्लाइमेट चेंज, जो सब लगभग यही काम इसका रहता है शंघाई कॉर्पोरेशन का। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का भी जो हाल ही में हुआ था आपका 2023 का लास्ट में हुआ था। इसमें कहाँ हुआ था ये? तो आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। और कहाँ होगा अगला बार? आपका चाइना में होगा, जो अभी होने ही वाला है कुछ दिन के बाद। पिछला बार आपका ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसमें कितने कंट्री हैं आपका ब्रिक्स में? ये 5 कंट्री तो है ही आपका, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा 5 कंट्री और इसमें ऐड हुए हैं, जो आपका इसमें 5 कंट्री।
5 कंट्री हम लोग देख लेते हैं इसमें। इजिप्ट हो गया आपका, ईरान हो गया, यूएई, इथोपिया और एक सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जो है अभी तक ये तो ना तो हाँ बोला है ना तो ना बोला है, लेकिन ये चारों कंट्री आपका 1 जनवरी 2024 से आपका ऐड हो गए हैं, लेकिन सऊदी अरबिया अभी तक कंसेंट अपना नहीं दिया, ना तो हाँ बोला है ना तो ना बोला है। ये अभी जो होगा आपका ब्रिक्स का समिट, इसमें ये अपना मंशा बताएगा। शुरू में जब ये समिट हुआ था ब्रिक्स का, मतलब 2023 का लास्ट में, तो उसमें एक अर्जेंटीना भी ऐड हुआ था, लेकिन बाद में ये ऑप्ट आउट कर गया। एग्जाम में आ सकता है कि आपका कौन सा कंट्री जो ब्रिक्स में ऐड होकर फिर से ऑप्ट आउट कर गया था, आपका अर्जेंटीना है। सऊदी अरेबिया भी ऑप्ट आउट नहीं किया है, लेकिन हाँ भी नहीं बोला है। जब ये नेक्स्ट का जो ब्रिक्स का सबमिट होगा उसमें ये पता चलेगा। अगर ब्रिक्स का हम लोग बात करें तो पहला कॉन्फ्रेंस आपका कब हुआ था? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 2009 में इसका आपका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। टोटल इसका अगर हम ब्रिक्स का अब तो खैर चेंज हो गया, तो अब इसको लिखने से फायदा नहीं है, क्योंकि 5 कंट्री और इसमें ऐड हो गया है। तो ब्रिक्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो अभी लेटेस्ट में कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट कहाँ होने वाला है? तो ये चाइना में। इसको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं G7। G7 कहाँ हुआ था इस बार? इटली में हुआ था। G7 कितनावा सेशन था ये? 50वां सेशन था ये। 50वां था, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। कहाँ पर हुआ था? इटली में। इटली में जगह का नाम पुगीला या अपुलिया, दोनों बोला जाता है उस जगह का नाम, या फसाना, जो जगह का नाम है आपको इटली में हुआ था। G7 में कितने कंट्री? 7 कंट्री है। लेकिन जो इनिशियल फेज में आया था तो उस समय आपका 5 था, फिर आपका 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर आपका 7 हो गया। अभी टोटल कितने कंट्री इसमें? तो 7 में। 2014 में आपका रसिया क्रीमिया वार के कारण इसको निकाल दिया गया था, एक्सपेल कर दिया गया था। आप G7 हो गया है। तो G7 में आपका कितने कंट्री? 7 कंट्री। कौन कौन से कंट्री है आपका? तो आपका एक यूएसए है, कनाडा है, उसके बाद एक यूके है, उसके बाद एक आपका इटली हो गया, उसके बाद आपका फ्रांस हो गया, एक आपका जर्मनी, और एक आपका ये जापान। एक आपका ये 7 कंट्री G7 के मेंबर है। इसी का इनिशिएटिव है आपका PGII। PGII कब लाया गया था इनिशिएटिव आपका? 48 जो G7 का समिट हुआ था उसमें PGII लाया गया था। इसका क्या फुल फॉर्म है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII। PGI किसको सपोर्ट कर रहा था? हम लोग आगे देखे, पहले देखे थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसको सपोर्ट किया था। इसमें कितने टोटल अमाउंट है आपका? $600 बिलियन बाय 2027 में इंक्लूड करना है। इसका क्या मेन मोटो है पीजीआई का? तो टू डिलीवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको ये सपोर्ट करेगा, PGII। G7 तो पीटी के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है आपके G7 के बारे में। G7 है तो बहुत कुछ जानने को, लेकिन पीटी में इससे ज्यादा आएगा नहीं G7 से। अगर आएगा तो इतना ही आएगा। कहाँ पर हुआ? पीजीआई के बारे में पूछ सकता है, कितने कंट्री है इसमें, कौन कौन सा कंट्री है, और ये कितने अमाउंट है। तो आपका ये आज का लास्ट टॉपिक था हम लोगों का G7। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें। COP28 हम लोग शुरू में पहला टॉपिक हम लोग देखे COP28। इसका हम लोग इतिहास देखा COP28 का, UNFCCC का। कब हुआ था ये इम्प्लीमेंट? कब हुआ था UNFCCC? तो आपका मार्च 1994 में हुआ था। पहला कॉप कब हुआ था? 1995 में। कहाँ हुआ था ये? तो आपका बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कोटो प्रोटोकॉल आपका कब हुआ था? तो 1997 में आपका हुआ था। उसके बाद हम लोग देख लिए, पेरिस एग्रीमेंट जो आपका लीगली बाइंडिंग है, 2015 में हुआ था COP21। उसके बाद हम लोग COP28 के बारे में देखें।
कितने पिलर का चर्चा किया गया इसमें? तो 4 पिलर: एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट फाइनेंस, पीपल नेचर एंड लाइवलीहुड, इंक्लूसिविटी। एनर्जी ट्रांजिशन में हम लोगों ने देखा इसमें आपका 4 पॉइंट था आपका। एनर्जी ट्रांजिशन, लॉस एंड डैमेज को हटा दीजिए, लॉस एंड डैमेज आपका क्लाइमेट फाइनेंस में था। इसका मेन एजेंडा क्या था आपका? जीएसटी था, ग्लोबल स्टॉक टेक टैक्स। इसमें एनर्जी ट्रांजिशन में आपका 4 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना है। टोटल एनर्जी कितना है? गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना आपका 11,000 आपका। दूसरा इसमें पॉइंट था आपका 2030 तक जो एनर्जी का जो एफिशिएंसी है आपका, यहाँ पे लिखे नहीं है आपका, एनर्जी का एफिशिएंसी जो आपका ग्लोबल एवरेज पर ईयर जो 2% है उसको 4% तक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोर ट्रांजिशन एक्सेलरेटर किसके द्वारा इनिशिएटिव है आपका? ये फ्रांस के द्वारा है। और इसमें एक पॉइंट था ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन, ये भी स्टार्ट किया गया है जो आपका 52 कंट्री का इनिशिएटिव है। एनर्जी ट्रांजिशन में इतना हो गया। क्लाइमेट फाइनेंस में हम लोग देखें लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड पे एक चीज लिख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक इसको ओवरसी करेगा, इसको वर्ल्ड बैंक, लॉस एंड डैमेज फंड। इसका फर्स्ट टाइम बात कब किया था? तो इसका COP27 में ही बात कर लिया गया था जो कि इजिप्ट में हुआ था। टोटल अमाउंट कितना है इसमें? $800 मिलियन है। $800 मिलियन। जो भी डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान आ रहा है उसको डेवलप्ड कंट्री उसको फंड देंगे, लॉस एंड डैमेज फंड। इसको ओवरसी कौन करेगा? और वर्ल्ड बैंक करेगा। इसमें एक और हम लोग देखें तो ग्लोबल कूलिंग प्लेज, इसमें टोटल कंट्री 66 कंट्री, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसमें आपको 68% आपको जितने भी कूलिंग एमिशन हो रहे हैं उसको कम करना है 68% तक 2022 के लेवल पे। 2022 के लेवल से टोटल 68% कम करना है 2050 तक। और वर्ल्ड का अगर हम लोग नेट जीरो देखें तो वो भी 2050 है। इंडिया का नेट जीरो देखें तो 2070। ये हो गया इसमें। हम लोगों ने बाकी इतिहास में देख लिया था कॉप, एक आईपीसीसी हम लोग देखे थे COP2 जो मॉन्ट्रियल में हुआ था COP2, उसके बारे में हम लोग देखे थे कि आईपीसीसी का जो रिपोर्ट आता है आपका असेसमेंट रिपोर्ट, जो भी ह्यूमन इंड्यूस्ड एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन के कारण जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके कारण एक रिपोर्ट, ये विस्तृत रिपोर्ट निकालता है आईपीसीसी। इसका स्थापना 1988 में हुआ था। किसने किया था? यूएनईपी प्लस डब्ल्यूएमओ के द्वारा किया गया था। आगे हम देखते हैं इसमें ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव था। एक हम इसमें ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव देखे थे जो आपका स्वीडन मोजाम्बिक वाला कंट्री जो था। ये आपका ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो बजट 2023-24 में बात किया था। ये एक वेब पोर्टल है आपका, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जो भी अवेयरनेस फैलाना है इस पोर्टल के से आपका इकोसिस्टम के लिए अवेयरनेस फैलाया जा सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए। किसका इनिशिएटिव है? इंडिया का है। कौन सी कंट्री से मिलकर किया था? स्वीडन, मोजाम्बिक, यूरोपीय यूनियन, तीनों का हम लोगों ने हेड ऑफ स्टेट देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही चौथा पिलर में आपका तीसरा पिलर था पीपुल नेचर एंड लाइवलीहुड, जिसमें आपका चेन इनिशिएटिव था आपका। और इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों ने देख लिया, ये भी देख लिया हम लोग। लॉस एंड डैमेज फंड भी हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ग्लोबल कूलिंग प्लेस भी हम लोगों ने देख लिया। कोर ट्रांजिशन एक्सेलरेटर आपका किसका है? फ्रांस का, ये भी देख लिया। चैंप इनिशिएटिव भी देख लिया। एक और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस भी देख लीजिए। तो ये आपका 11 कंट्री का द्वारा किया गया है, इंडिया लेड 11 कंट्री ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। COP28 से इतना इंपॉर्टेंट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं G20 के बारे में।
G20 हम लोग देख लिए कि इसमें टोटल कितने कंट्री, 19 कंट्री हैं प्लस यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका यूनियन है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम था। पहला पहला फर्स्ट हुआ था वो 2008 में वाशिंगटन डीसी में। स्थापना कब हुआ? 1909 में। इसका सेक्रेटेरिएट नहीं है। ट्राइका हम लोग देख लिए, प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट। इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। इसका जो टर्म होता है 1 दिसंबर से 30 नवंबर रहता है। ये हो गया। दिल्ली डिक्लेरेशन हम लोग देख लिए, ह्यूमन लेड एम्पावरमेंट जो वर्क ग्रुप है उसको स्थापना किया जाएगा। ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। क्रिप्टो एसेट के लिए एक नॉर्म्स तैयार किया जाएगा। ये हो गया इसमें। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हम लोगों ने देख लिया। आपका इंडिया प्लस 9 कंट्री शुरू में था, लेकिन बाद में आपका अब 24 कंट्री और 12 ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आगे हम लोग देखें, एससीओ देख लिया। कहाँ पर हुआ? अभी हुआ है रिसेंटली, अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट कहाँ होगा? चाइना बीजिंग में होगा। इसके दो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, बीजिंग और बीजिंग में एक डे टू डे एक्टिविटी और जो एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी उसको देखेगा। एक रीजनल एंटी टेररिज्म वाला है जो आपको जो भी एंटी टेररिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको वॉचडॉग के रूप में देखेगा। रैट। टोटल कंट्री 10 है आपका। ये तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के सेंट्रल एशिया में 4, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रसिया और एक ईरान और बेलारूस है। ये हो गया। ब्रिक्स देखे, पहला कॉन्फ्रेंस आपका 2009 में हुआ था। अभी हाल ही में ये साउथ अफ्रीका में 2023 में हुआ था आपका, साउथ अफ्रीका में। अभी लेटेस्ट इसमें उस समय 5 कंट्री ऐड हुआ था, 6 एक्चुअली में 6 ऐड हुआ था, लेकिन अर्जेंटीना ऑप्ट आउट कर गया है। बाकी का 5 इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथियोपिया और सऊदी अरबिया। लेकिन सऊदी अरबिया भी ना तो हाँ बोला है ना तो ना बोला है। G7 देख लिया हम लोग। G7 इस बार 50 हुआ था। कहाँ हुआ था? ये इटली में हुआ था। इटली में कहाँ पर? पुगिला या अपुलिया फसानो में हुआ था। इसका इनिशिएटिव है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, पीजीआईआई। इसमें टोटल मनी कितने हैं? 2027 तक लगाना है, $600 बिलियन बाय 2027 टू डिलीवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। टोटल G7 में टोटल कितने कंट्री है? यूएसए, कनाडा, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान है। पीजीआईआई का फर्स्ट टाइम बात कब किया था? 48 के G7 के सेशन। एग्जाम में आ सकता है पीजीआईआई किसका इनिशिएटिव है? तो G7 इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर किसका इनिशिएटिव है आपका? तो G20 का इनिशिएटिव है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। इस टाइप से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के हम लोगों ने इसमें पांच इंपॉर्टेंट हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस देखा जो रिसेंटली हुए थे 2023-24 में। हम लोग का जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वही हम लोगों ने कराया है। बाकी और जो छोटे मोटे होंगे और हम लोग देख लेंगे आगे, अगर वैसा इम्पोर्टेंट अभी जैसे कि सितंबर अक्टूबर माह में जो भी होंगे उसको देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका 13 दिसंबर को है। तो अक्टूबर तक का या फिर 15 नवंबर तक का हम लोग को करंट अफेयर्स देखना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एमओयू साइन हुआ है, जो भी 2023-24 में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमओयू है, जैसे आज हम लोग देखे थे एक इंडिया एंड प्लस सऊदी अरबिया जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ पे करेगा? तो कोस्टल वाला इलाका जो था यहाँ पे करेगा। इस टाइप से एमओयू जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, मुश्किल से 13-14 इम्पोर्टेंट होंगे, 13-14 इम्पोर्टेंट एमओयू है, उसको हम लोग देख लेंगे। इससे भी एक एक क्वेश्चन अक्सर देखने को बीपीएससी के पीटी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम लोग करंट अफेयर सीरीज अच्छा चल रहा है, आगे हम लोग करते रहेंगे। 30 डे में हम लोग का टारगेट है कि करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर दें। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस एमयू वाले टॉपिक से। बाकी पढ़ते रहिए। गुड नाइट। गुड नाइट।